हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए, तो इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। चलिए, तो अपन याद कैसे रखेंगे कि टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 कौन सा है, टाइप 3 कौन सा है, टाइप 4 कौन सा है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं जिसका नाम है ACIND, एसिड, ठीक है। टाइप 1 जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक टाइप। क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। ओके, एनाफाइलेक्टिक टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। सी को अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, है ना। इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट जो अपन पढ़ते हैं ना, C1 to C9 मेनली अपन पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। आई से याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, आई से टाइप 3 में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं ना। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जहां पे डिपॉजिट होते हैं वहां पे वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ओके, तो टाइप 3 जिसको अपन आई से याद रखेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, एंड डी से याद रखेंगे डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, है ना। तो एसिड अम्ल, एसिड से याद रखेंगे अपन 1 2 3 4, है ना। टाइप 1 को क्या कहेंगे अपन, टाइप 1 को क्या कहेंगे, एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 2 को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 3 को क्या कहेंगे अपन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, है ना, ACI, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन, है ना। क्या कहेंगे अपन, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन कहेंगे इसको, ठीक है, ACI। एंड डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसको कहेंगे अपन, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करें अपन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव में एनाफाइलेक्सिस लाइक कंडीशन डेवलप होगी, है ना। एनाफाइलेक्सिस लाइक कंडीशन जो होती है वो मेनली एलर्जिक होती है, ठीक है। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें होता एक्चुअली ये है कि सबसे पहले कोई बॉडी के अंदर एंटीजन आता है फर्स्ट टाइम, और वो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है मतलब जो एंटीजन आया उसको टी हेल्पर सेल के पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लेके आई, और उसने टी हेल्पर सेल को बताया कि बॉडी के अंदर ऐसा एंटीजन आया है, ठीक है। ओके, तो टी हेल्पर सेल ने बी सेल को मैसेज दिया कि आपको इसके अगेंस्ट, इस एलर्जिक एंटीजन के अगेंस्ट IgE एंटीबॉडी बनानी है ना। ओके, तो क्या हुआ, एंटीजन आया फर्स्ट टाइम, वो टी हेल्पर सेल के पास मैसेज पहुंचा, उसने क्या किया, उसने बी सेल को मैसेज दिया कि आप एंटीबॉडी बनाइए। बी सेल ने क्या किया, IgE एंटीबॉडी बना दी। वो IgE एंटीबॉडी जाके कहाँ जुड़ जाएगी, वो मास्ट सेल के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है इसकी, तो ये मास्ट सेल के ऊपर जाकर के जुड़ जाती है ये IgE एंटीबॉडी, ठीक है। ओके, अब ये जाके जुड़ गई। सेकेंड टाइम जब ये सेम एंटीजन वापस आया, तो ये एंटीजन क्या करेगा, ये जहां पे भी ये रिएक्शन हो रही है वहां जाकर के इस मास्ट सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडी पे बाउंड हो जाएगा, ठीक है। जब ये IgE एंटीबॉडी पे बाउंड हो जाएगा तो ये मास्ट सेल है, इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, मास्ट सेल टूट जाएगी, इसके अंदर जितने भी मीडिएटर्स है, जितने भी केमिकल है, सब बाहर आ जाएंगे, और जिनके अंदर मेनली क्या रहेगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, ये रहेंगे जो क्या करवाएंगे, एनाफाइलेक्सिस की रिएक्शन करवाएंगे, है ना। ओके, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में क्या होगा, हिस्टामिन वगैरह के कारण वैसोडाइलेशन होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, एकदम सडन हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये सब एनाफाइलेक्सिस में आता है, और इसका ट्रीटमेंट पूछे तो एनाफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, एड्रेनालिन होती है ना। ओके, तो ये होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये किसमें देखने को मिलती है, मेनली अपन इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल याद रखेंगे। टाइप 1 आर एलर्जिक लोकल केसेस, टाइप 1 आर एलर्जिक लोकल केसेस, मतलब एलर्जिक केसेस होते हैं ना, वो मेनली क्या होते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। तो एलर्जिक में याद रखेंगे, एलर्जिक अस्थमा हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया,
किसी फूड पार्टिकल से एलर्जी है किसी को, है ना, पर्टिकुलर फूड पार्टिकल से एलर्जी है तो उसके कारण जो रिएक्शन होगी वो भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। किसी ड्रग से एलर्जी है ना, लाइक पेनिसिलिन से एलर्जी होती है कई लोगों को, ठीक है, ओके, तो किसी ड्रग से एलर्जी है तो उसके अंदर भी जो रिएक्शन होगी वो भी इसी तरीके से होगी, है ना, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। लोकलाइज एटोपी के बारे में जो अपन देखते हैं, लोकलाइज एटोपी भी किसका एग्जांपल है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। और केस से याद रखेंगे कैजोनी टेस्ट, कैजोनी टेस्ट किसमें करते हैं, हाइड्रेटेड डिजीज के अंदर करते हैं, है ना, याद होगा आपको, हाइड्रेटेड डिजीज के अंदर क्या करते हैं, कैजोनी टेस्ट करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देके करते हैं, ठीक है। इसमें अब अवॉइड कर दिया है अपन ने कि कैजोनी टेस्ट अब नहीं किया जाता, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये एनाफाइलेक्सिस कराता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कराता है, इसलिए नॉर्मली कैजोनी टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, देखिए इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी बॉडी की सेल है, बॉडी की कोई भी सेल है, कोई भी अंग की कोई भी सेल है, उसके ऊपर जो सरफेस पे एंटीजन रहते हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, ओके। अब ये जो पार्टिकल है ये अपनी बॉडी का खुद का भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई पार्टिकल आया और अपनी बॉडी की सेल पे आकर के जुड़ गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, है ना, एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट बन सकती है। अगर मेरे खुद की सेल है और मेरा खुद का ही एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आकर के इस पे जुड़ रही है, तो ये आगे जाके क्या करवाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज करवाएगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज मेनली टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। अगर ये सरफेस वाले एंटीजन यूज हो तो टाइप 2 होगी, वरना अंदर वाले एंटीजन यूज होते हैं तो उसमें टाइप 3 भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो मेनली 99% ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन सी होती है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल होती है, ठीक है, ओके। ये एंटीजन मेरे अंदर का हो सकता है, मतलब इस डीएनए ने ये एंटीजन बनाया है, ठीक है, या बाहर का हो सकता है। जैसे बाहर का कैसे हो सकता है, कोई वायरस का एंटीजन हुआ, बैक्टीरिया का एंटीजन, वो आकर के सेल के ऊपर बाउंड हो गया, ठीक है, या कोई ड्रग हो गई जो इसके ऊपर आकर के बाउंड हो गई, है ना, ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलाइटिक एनीमिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई ड्रग आकर के इसके ऊपर बाउंड हो गई और उसके अगेंस्ट क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, है ना। तो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर क्या रहेगा, ये एंटीबॉडी इस सेल के ऊपर आकर के जुड़ जाएगी इस एंटीजन से और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। इसको डिस्ट्रॉय करने में आगे हेल्प कौन करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना, ओके। तो C5 to C9 कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो इसके ऊपर आकर के इसको कवर कर लेगा, ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद में क्या होगा, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट रहेंगे इसके पार्ट, जैसे C3A एंड C5A, ये दोनों क्या कराएंगे, यहाँ पे इन्फ्लामेशन करवाएंगे। इन्फ्लामेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल आएगी, फैगोसाइटिक सेल आएगी तो वो फैगोसाइटोसिस करेगी। अब कैसे करेगी, इसके लिए एक प्रोसेस होता है ऑप्सोनाइजेशन, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट हेल्प करता है। C3B C4B, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, इन एंटीबॉडीज के साथ में ये C3B C4B बाउंड होते हैं और इस पूरे पार्टिकल को कौन खा जाता है, मैक्रोफेज खा जाती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरीके से ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखें, तो इसके एग्जाम्पल के लिए ट्रिक याद रखनी है आपको, महात्मा गांधी एट IT रेजिडेंस, है ना, महात्मा गांधी कहां पे है, IT रेजिडेंस पे है, ठीक है। M से याद रख लेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, G से याद रख लेंगे ग्रेव्स डिजीज, ये दोनों ऑटोइम्यून डिजीज के एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें सरफेस का कोई रिसेप्टर हो गया, कोई एंटीजन हो गया जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के कारण ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, तो वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, ओके। T से याद रखेंगे आप क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बेस्ट इसका एग्जांपल होती है। उसमें भी क्या रहता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आपको पता होगा, है ना, एरिथ्रोब्लास्टोलिस फीटलिस भी इसका एग्जांपल होता है। उनके अंदर क्या होता है, RBC के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उनके अगेंस्ट क्या बन जाती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है होस्ट वगैरह के अंदर, उन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के कारण ये RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सेम यही फंडा जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर यूज होता है, ठीक है, ओके। तो ये भी किसका एग्जांपल है, टाइप 2 का एग्जांपल है, ठीक है, ओके। आईटीपी में क्या होता है, एंटीबॉडी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करती है, मतलब प्लेटलेट की सरफेस पे जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, उसके कारण प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। रेजिडेंट से याद रखेंगे रेजिस्टेंट, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलिटस, इसको टाइप 2 कहते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी बनती है और कॉम्प्लीमेंट हेल्प कर देता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट इसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। चलिए टाइप 3 की बात करें, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, है ना। इम्यून कॉम्प्लेक्स ज्यादा कब बनेंगे, या तो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ज्यादा होने लग गई या बहुत सारे एंटीजन आ गए, ठीक है, ओके। तो कोई एंटीबॉडी ज्यादा बनने लग गई तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो
एंटीजन को ज्यादातर चारों तरफ से घेर लेगी और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा और वो डिपोजिट हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स, है ना। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिपोजिट हो जाएगा। अब जहां भी डिपोजिट होगा वहां ये क्या करवा देगा, नेक्रोसिस डैमेज करवा देगा, ठीक है। ओके, मान लो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कहीं वेसल में डिपोजिट हो गया, किसी ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिट हो गया। मान लो ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या करा देगा, ये वेस्कुलाइटिस करा देगा, इस वेसल में नेक्रोसिस वगैरह करा देगा, वेस्कुलाइटिस करा देगा, इन्फ्लेमेशन करवा देगा, ठीक है। फाइनली इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। अगर ये किडनी के अंदर ऐसा कोई डिपोजिशन हो जाता है, जैसे अपन देखते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अंदर क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हो जाता है, वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का कॉम्प्लेक्स किडनी के अंदर डिपोजिट हो जाता है और वहां पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा देता है, ठीक है। ये सब टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के एग्जांपल है, जहां पे क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हो रहा है ना। ओके, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जैसे कोई अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर दिया, लेप्रोमिन टेस्ट कर दिया, अपन क्या कर रहे हैं, एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटीजन अपन एक्सेस में डाल रहे हैं, एंटीजन एक्सेस में डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस एंटीजन एक्सेस के कारण यहाँ पे एंटीबॉडी आ जाएगी जो बॉडी के अंदर बनी हुई होगी पहले से, वो आकर के इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देगी और यहाँ पे लोकल रिएक्शन कर देगी, है ना। ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का एग्जांपल है। तो याद रखेंगे इसके अंदर हार्पर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, और एक याद रखेंगे टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन भी इसके अंदर होती है, ठीक है। ये मैंने ट्रिक के अंदर नहीं डाला है, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना। हार्पर्स की फुल फॉर्म देखेंगे, हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, हेनॉच स्कोलिन परप्यूरा, ठीक है। ए से आर्थस रिएक्शन, आर से रिएक्टिव आर्थराइटिस, पी से पॉलीआर्थराइटिस नोडिसा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ई से एप्स्टीन-बार का इन्फेक्शन, आर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एस से एसएलई एंड सीरम सिकनेस, है ना। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन ये टाइप 3 के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर के एंटीजन होते हैं, ठीक है, सरफेस के नहीं होते। चलिए, तो ये सब क्या हो गए, ये सब अपने क्या हो गए, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हो गए, है ना। ओके, एसएलई वगैरह में क्या होता है, डीएनए वगैरह के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। जब डीएनए क्या होता है, सेल से बाहर आ जाता है, वो एंटीजन की तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण एसएलई हो जाता है, ठीक है। तो ये टाइप 3 में आ गए क्योंकि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, अपन ने ग्रेव्स वगैरह देखे तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर सरफेस की जो एंटीबॉडी रहेगी सेल की, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो वो क्या कराएगा, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन करेगा। सबका अलग अलग फंडा है, चारों में बहुत अच्छे से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टाइप 1 2 3 4 चारों का अलग अलग फंडा होता है। डी से कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी का रोल नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो काम करेगी वो टी हेल्पर सेल करेगी, है ना, टीएच सेल करेगी, इसमें एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। कैसे होती है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, इसमें देखते हैं अपन क्या होता है। बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया है, उस एंटीजन, देखिए पूरे इम्यून सिस्टम में जो मेन सेल है वो टी हेल्पर सेल है, वो एकदम क्या कर सकते हैं अपन, प्रधानमंत्री है यहाँ की, है ना, प्राइम मिनिस्टर है इम्यून सिस्टम की, ठीक है। जो डिसीजन लेगी वो टी हेल्पर सेल लेगी। इसको पता चला कि भाई इसके अंदर अपनी बॉडी में ऐसा एंटीजन आया है, ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होकर के क्या कराती है, TH1 टी हेल्पर 1 सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। ओके, जो क्या कराती है, इसको और नाम से जानते हैं टी, ठीक है, DTH भी कहते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, DTH, है ना, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन DTH। तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा, ये जो एंटीजन आया है, ठीक है, ये एंटीजन मेनली क्या होता है, इंट्रासेलुलर एंटीजन होता है। तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ये जो एंटीजन होता है इसके चारों तरफ बहुत सारी टी हेल्पर सेल आकर के ऐसे क्या बना देती है, ग्रेन्युलोमा बना देती है, ठीक है। ओके, तो 2 से 3 हफ्ते बाद में यहाँ पे और क्या आ जाती है, मैक्रोफेज आ जाती है, इसके ऊपर मैक्रोफेज आ जाती है। तो मैक्रोफेज क्या करती है, और ग्रेन्युलोमा को स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। इस तरीके से ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होती है। इसको डिलेड टाइप ऑफ क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कितना, 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इस रिएक्शन को आने में। जैसे एंटीजन आज आया है अंदर, तो 2 से 3 दिन बाद में ये हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होगी, इसलिए इसको क्या कहा, डिलेड, थोड़ा लेट होगी, डिले होगी, ठीक है, डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपको देखना है, तो क्या देखेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड लेप्रोमिन टेस्ट, ठीक है। ये सब क्या होंगे, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का टाइप रहेंगे, ठीक है। ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो एंटीजन है ये आएगा और इसके चारों तरफ क्या होगा, टी हेल्पर सेल ऐसे कवरिंग बना देगी, ग्रेन्युलोमा बना देगी। टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में भी यही रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड लेप्रोमिन टेस्ट,
ठीक है, ये जो टेस्ट है ये टाइप 4 के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे TTCL याद रख लेंगे आप, TT है वो 3 दिन की CL पे है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से चारों हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अपने पास हो चुकी है। एग्जांपल एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेंगे। टाइप 1 के एग्जांपल कौन से हैं? एलर्जिक लोकल केसेस, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, फूड एंड ड्रग, ठीक है। लोकल से लोकलाइज एटोपी एंड केस से कैजुअल टेस्ट ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज, ठीक है। ये ऐसा इंट्राडर्मल टेस्ट है जो टाइप 1 के अंदर आ रहा है, और बाकी जो इंट्राडर्मल टेस्ट है वो टाइप 4 के अंदर आ रहा है, लाइक ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया, लेप्रोमिन टेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, लेप्रा रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे? इसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का टाइप और लेप्रा रिएक्शन का टाइप दोनों का योग 5 होगा। जैसे टाइप 4 के अंदर कौन सी रहती है? टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन रहती है, तो इनका टोटल 5 है। टाइप 3 के अंदर टाइप 2 रहती है, तो टाइप 3 के अंदर टाइप 2 रहती है, तो इनका योग कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। ओके, तो इस तरीके से लेप्रा रिएक्शन को अपन कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट अपन टाइप 2 के देखते हैं। महात्मा गांधी 8 IT रेजिडेंस, है ना। माइस्थेमिया ग्रेविस हो गई, ग्रेव्स डिजीज, गुड पास्चर सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिजीज, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ITP, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये सब टाइप 2 के अंदर आएंगे, ठीक है। ओके, टाइप 3 की बात करें तो इसके अंदर हार्पर्स याद रखना है आपको, हार्पर्स टाइप 2, ठीक है ना। हार्पर्स से ये ट्रिक याद कर लेंगे, हाइपरसेंसिटिव न्यूमाटाइटिस, स्कुलिन पॉप्यूरा, आर्थस रिएक्शन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पेन, PSGN, एप्स्टीन बार इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस एंड SLE, ठीक है। टाइप 4 के अंदर आपका ये रहा TTCL, ठीक है ना। चलिए, चारों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसमें IgE मीडिएटेड एनाफाइलैक्सिस होता है टाइप 1 के अंदर। टाइप 2 के अंदर बॉडी की सेल के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और उस तरीके से ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंटीजन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टाइप 3 के अंदर कुछ नहीं है, इनमें कोई सेल का रोल नहीं है, इसमें सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी खेलेंगे। टाइप 3 के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी खेलेंगे। कैसे याद रख सकते हैं इसको? टाइप 3 को देखिए, एंटीजन के एंटीबॉडी के पास में क्या है? ये 2 डंडे हैं, और ठीक है, एक ये रहा एंटीजन। 1 2 3 3 पार्ट इन्वॉल्व है, 3 पार्ट इन्वॉल्व है, तो अपन क्या कर देंगे? टाइप 3 कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए, तो टाइप 4 के अंदर क्या था? यहाँ पे कोई एंटीबॉडी का रोल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट T हेल्पर सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। चलिए, गुड। तो इसके साथ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, और अच्छे से आपको पढ़ना है तो अपनी टेस्ट सीरीज से इसके MCQ सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।